Good morning, dear students. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 9, Biomolecules. Now in this chapter we are going to discuss about various chemical components, that is the organic molecules present in our body, like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. So we are going to discuss about each type of chemical component, how they are formed, or what are the different types of chemical components that will be included in it. So first we are going to start that when we say biomolecules, what do we mean by that? Biomolecules मतलब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने वाले कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. सो ऑल दोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हैव प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है. लिपिड्स हैं तो उनमें भी कार्बन होता है. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स विच हैव कार्बन एज एन इंटीग्रल पार्ट. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या हम कहते हैं? दे ऑल आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स. सो ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स present in a living organism are known as biomolecules. But we need to understand that do all organisms have the same type of molecules? Do they have same type of elements? Do they have same type of compounds? The answer is yes. Whether it is a living organism or even if it is a non-living material like earth crust, both of them are made up of similar elements. हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कोई पर्टिकुलर टिश्यू की बात करें, या तो हम अर्थ में सॉइल की बात करें, अगर दोनों का केमिकल कंपोजिशन चेक किया जाए तो एनिमल जो टिश्यूज हैं दे ऑल्सो कंटेन एलिमेंट्स. And similarly, the earth crust also consists of the elements. This shows that the arrangement of these elements into different compounds can be different. Arrangement अलग हो सकती है, but all of them, all the things that in the nature, they are made up of similar elements. Proportion can be variable. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल. ओके, सॉइल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का प्रपोर्शन इतना ज्यादा नहीं होता जितना ह्यूमंस में होता है. प्रपोर्शन कैन बी वेरिएबल बट एलिमेंट्स आर सेम. हमारी बॉडी में भी सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है. सेम वे अर्थ क्रस्ट में भी ये एलिमेंट्स होते हैं. We also have a very less amount of sulfur in our body or negligible amount of other elements, and even soil has some of the elements which are very less in its proportion. Thus, first thing we observe that we observe a diversity of the living organisms in our surrounding, right? So first thing we need to mention is there is diversity in living organisms in the biosphere. हम जब बायोस्फीयर की बात करते हैं तो हमारे सारे ही इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग द एयर, वाटर, सॉइल, सब कुछ इंक्लूड हो गया. लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग सारा ही मटेरियल इंक्लूड हो गया जब हम कहते हैं बायोस्फीयर. तो हमारे बायोस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सी डाइवर्सिटीज हैं, राइट? ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. तो इन सब में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही अगर बात करें तो काफी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी. तो ये डाइवर्सिटी तो है, पर क्या ये डाइवर्सिटी उनके केमिकल कंपोनेंट्स में है? नो, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट इन देयर केमिकल कंपोनेंट्स. प्रपोर्शन कैन बी वेरिएबल बट जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं वो सेम ही होते हैं, राइट? एवरी ऑर्गेनिज्म हैज प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन देयर बॉडी. तो ये एक ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, राइट? सो डू दे ऑल हैव
similar elements and compounds, राइट? ये देखने की चीज है क्या इतनी जो डाइवर्सिटी है तो क्या सबका केमिकल कंपोजिशन अलग है? आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? नो, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच आर एग्जिस्टिंग, ये तो सिर्फ लिविंग की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑल्सो हैज द सेम कंपोजिशन, बट हम सिर्फ लिविंग की बात करें तो भी हमें अगर ये देखना चाहिए कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है क्या वो सब में सिमिलर है? हाँ, तो सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव सिमिलर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट? तो ये समझने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि हमने कोई एनिमल टिश्यू ले लिया और उसका हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया. वी टेक अ प्लांट टिश्यू or you can take an animal tissue or even you take a microbial paste. और ये लेने के बाद हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है एलिमेंटल एनालिसिस. एलिमेंटल एनालिसिस एक बायोकेमिस्ट्री की अप्रोच है जिससे आप कोई भी कंपोनेंट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये फाइंड कर सकते हो. हाउएवर दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन ओनली एट द हायर लेवल ऑफ स्टडीज. तो आप कोई भी कंपोनेंट है, जैसे कि हमारी बॉडी में से लीवर का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, या तो प्लांट में से लीफ ले लेते हैं, या तो फिर हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर, राइट, ग्रुप ले लेते हैं. तो इन सारे ही केसेस में अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें एलिमेंटल एनालिसिस के एंड पे क्या पता चलता है? दैट दे आर मेड अप ऑफ elements like कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, राइट? आप एनिमल टिश्यू लो या प्लांट का कोई लीफ लो या प्लांट के रूट्स का पार्ट ले लो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप ले लो, कल्चर ले लो. इन सब केसेस में अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें सब में क्या देखने को मिलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है पर उन सब में सिमिलर एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. हाँ, ये बात अलग है कि किसी में किसी का प्रपोर्शन थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, पर एलिमेंट्स जो हैं वो यही रहते हैं. तो ये तो हमने कोई लिविंग मैटर की बात की. चलो इसकी जगह पे हम सॉइल का कोई पार्ट ले लेते हैं, राइट? वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ सॉइल, राइट? थोड़ी सी सॉइल ले लेते हैं या अर्थ क्रस्ट ले लेते हैं. तो अर्थ क्रस्ट का भी अगर एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए तो उसमें भी हमें कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे? वी विल गेट द सेम कंपोनेंट्स, राइट? सो इफ वी टेक a piece of earth crust and perform its elemental analysis, we observe similar elements in the earth crust, right? तो अगर हम अर्थ क्रस्ट, सॉइल का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, राइट? तो सॉइल का छोटा सा पार्ट लेके भी अगर हम यही एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी हमें सिमिलर ही कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स में डाइवर्सिटी बहुत है, राइट? पर क्या ये डाइवर्सिटी उनके केमिकल कंपोनेंट्स में है? नहीं. ये जो डाइवर्सिटी है वो उनके स्ट्रक्चर, उनके फॉर्म में है, बट ये डाइवर्सिटी उनके अंदर प्रेजेंट हो रहे केमिकल स्ट्रक्चर्स में नहीं है. दिस कैन बी शोन बाय 2 एग्जांपल्स. प्लांट टिश्यू ले लो, एनिमल टिश्यू ले लो और उसका एलिमेंटल एनालिसिस करो तो भी हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन यही मिलने वाला है. और वही जगह पे अगर आप सॉइल ले लो और उसका एलिमेंटल एनालिसिस करो तो भी आपको वही कंपोनेंट्स मिल रहे हैं.
which shows that living and non-living things, though they are separate, but the chemical components, elements present in them are the same. उनके अंदर जो elements हैं वो nearly same रहते हैं. So how is this chemical analysis performed, right? तो एक होता है elemental analysis और दूसरा होता है chemical analysis. Chemical analysis में आप organic और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मतलब आप हम कह सकते हैं कि ऐसे एसिड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए टेक्निक बनाई गई है जिसे हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस. तो देखते हैं कि केमिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है. हाउ इज केमिकल एनालिसिस परफॉर्म. ओके, तो एक एलिमेंटल एनालिसिस होता है और दूसरा होता है केमिकल एनालिसिस. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आप ऑर्गेनिज्म या टिश्यू ले लो, उसमें कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दोनों आ गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ आ जाता है. इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसे कहते हैं केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस किस लिए होता है? टू सेपरेट आउट, टू नो व्हाट आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस present in the living organisms. So for this, first of all, we have to take a tissue. What we have to do? We will have to take any tissue. So chemical analysis के लिए take an animal or plant tissue. Right? आप कोई भी टिश्यू ले सकते हो. एनिमल में से लीवर का पार्ट ले सकते हो या तो फिर कोई प्लांट का पार्ट लाइक लीफ ले सकते हो. तो कोई भी आप टिश्यू ले सकते हो, एनिमल और प्लांट टिश्यू. अब इस टिश्यू को हमें क्या कर देना है? ग्राइंड करना है इन मॉर्टर एंड पेस्टल. सो वी हैव टू ग्राइंड इट इन मॉर्टर एंड पेस्टल. मॉर्टर और पेस्टल जो होता है दैट इज द वेसल विच इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग. राइट, हम घर पे भी जो यूज करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, राइट, उसे मॉर्टर और पेस्टल कहा जाता है. तो ग्राइंड करना है हमें इसे मॉर्टर और पेस्टल में. तो हमने क्या किया है? सबसे पहले कोई टिश्यू ले लिया है और उसे कंप्लीटली ग्राइंड कर लिया है. अब इस टिश्यू में मतलब अब ये जो मिक्सचर हो गया होगा उस स्लरी में हमें ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ऐड trichloroacetic acid and form a slurry. राइट, तो हमने क्या किया? टिश्यू लिया, उसे ग्राइंड कर दिया. ग्राइंड करने के बाद हमने उसमें ऐड किया है एसिड जिसे कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. अब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेके मिक्स कर दिया, मतलब क्या हो गया? एक स्लरी बन गया. स्लरी मतलब हमारे पास एसिड भी है उसके अंदर और वो जो टिश्यू ब्रोकन डाउन है वो भी है. तो ये स्लरी को अब हमें करना है फिल्टर. वी विल हैव टू फिल्टर द स्लरी यूजिंग कॉटन क्लॉथ और यू कैन से चीज क्लॉथ. हमें स्लरी तो मिल गई है, राइट. अब ये स्लरी को अच्छे से मिक्स कर दिया. अब हमने क्या करना है? हमें फिल्टर करना है. तो फिल्टर करने के लिए कुछ फिल्टर पेपर जैसा तो लेना पड़ेगा. यहाँ पे फिल्टर करने के लिए हम कोई कॉटन का एक पतला सा क्लॉथ ले लेते हैं. तो हमने पहले टिश्यूज लिए हैं, कोई भी टिश्यू आप ले सकते हो. टिश्यू लेने के बाद उसे ग्राइंड कर दिया. उसको मॉर्टर पेस्टल में ग्राइंड करने के बाद उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लगा के थोड़ा मिक्स कर दिया और वो डालने के बाद हमने इसे फिल्टर कर दिया. तो फिल्टर करने पर हमें दो चीजें मिलेंगी, राइट. ऑन फिल्टरिंग व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट टू कंपोनेंट्स. वन इज नोन एज द फिल्ट्रेट एंड वन इज नोन एज द रिटेंटेट. फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर होके हमें नीचे हमारा जो वेसल है उसमें मिलेगा उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं. मतलब जो चीजें फिल्टर हो गई वो किस में आएंगी? फिल्ट्रेट में. पर ऐसी भी चीजें होंगी जो फिल्टर नहीं हो पाती. जो फिल्टर नहीं हो पाती वो ऊपर ही रह जाएगी, राइट, ऑन अवर कॉटन क्लॉथ. तो उसे हम क्या कहेंगे? रिटेंटेट.
ओके, हमें स्लरी मिल गई, स्लरी को हम क्या करें, फिल्टर करें। फिल्टर करने पर दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक ऐसे सब्सटेंसेस जो फिल्टर हो गए और एक ऐसे सब्सटेंसेस जो फिल्टर नहीं हो पाए, मतलब कॉटन क्लॉथ पे ऊपर ही मिले, मतलब रह गए, राइट, फिल्ट्रेशन उनका नहीं हुआ। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिटेंटेट। और जो नीचे हमें मिलेगा फिल्टर होने के बाद उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्ट्रेट मिला है, दिस इज नोन एज द एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। और जो रिटेंटेट है उसे हम कहेंगे एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। मतलब हमें दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, एक जो सॉल्यूबल हो जाएगा पूरा तो उसे एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन कहेंगे, और एक जो सॉल्यूबल नहीं होने वाला उसे एसिड इनसॉल्यूबल। तो हमें करना क्या है, केमिकल एनालिसिस। तो हमें कौन से कंपोनेंट्स एसिड सॉल्यूबल में मिलेंगे, तो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन जो है उसमें हमें मिलेंगे ऑल द स्मॉल साइज्ड मोनोमर्स, जैसे कि हमें मिलेंगे शुगर्स, हमें मिलेंगे एमिनो एसिड्स, we will get nucleotides, and we will also get, along with all these components, we are going to get inorganic substances also and inorganic elements. Inorganic elements मतलब जो फॉस्फेट्स हैं, सल्फर हैं, राइट, ये सब हमें किसमें मिलेंगे, सॉल्यूबल फ्रैक्शन में। हमने जब फिल्टर किया तो हमें दो फ्रैक्शंस मिले, एक जो फिल्टर हो जाएगा और एक जो फिल्टर नहीं हो पाया, राइट, जो ऊपर रह गया। तो जो फिल्टर हुआ है वो फिल्टर होने वाले सब्सटेंसेस में शुगर्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे। कैसे सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक पार्ट। और इनऑर्गेनिक में क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक में फॉस्फेट, सल्फेट्स, राइट, ये जो भी दूसरे कंपोनेंट्स होंगे उस टिश्यू में वो सारे मिलेंगे। जबकि हमें एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में क्या मिलता है, इनसॉल्यूबल मतलब दोज विच विल बी लार्जर इन साइज। तो इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में हमें पॉलीसैकेराइड, जैसे कि स्टार्च जैसा पॉलीसैकेराइड हो सकता है अगर आपने प्लांट टिश्यू लिया है तो, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स ये हमें किसमें मिलेगा, इनसॉल्यूबल। तो ऐसा क्यों हमें शुगर्स जो है वो सॉल्यूबल में मिल रहे हैं और पॉलीसैकेराइड्स हमें इनसॉल्यूबल में, जबकि दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो जो मोनोमर्स होते हैं, सिंगल यूनिट्स होते हैं, साइज में, मॉलिक्यूलर वेट में छोटे होते हैं, ये हमें किसमें मिल जाते हैं, सॉल्यूबल फ्रैक्शन में। पर जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बो लाइक शुगर्स। तो लॉन्ग चेन जो होती है वो सॉल्यूबल नहीं होती, और सॉल्यूबल नहीं होती इसीलिए वो किस फ्रैक्शन में मिलती है, इनसॉल्यूबल में। एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूलर वेट में छोटे होते हैं, तो एमिनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं इन द एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। पर प्रोटीन्स दे हैव मोर मॉलिक्यूलर वेट, दे आर मोर डेंस, तो प्रोटीन्स हमें किसमें मिलते हैं, इनसॉल्यूबल में, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स एक एक सिंगल जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए और आरएनए बनता है, उस यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ये हमें सॉल्यूबल फ्रैक्शन में मिलता है, पर न्यूक्लिक एसिड किसमें मिलता है, इनसॉल्यूबल में। लिपिड्स भी हमें किसमें मिलते हैं, इनसॉल्यूबल, क्योंकि लिपिड्स तो वैसे भी इनसॉल्यूबल ही होते हैं, राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग बट हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाटर हेटिंग होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे वो सॉल्यूबल में नहीं मिलता। इन सब कंपोनेंट्स के साथ हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी सॉल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। मतलब हमारा जो सेल है उसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, कई शुगर्स, एमिनो एसिड्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, और हमारे पास जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइट, फिर ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, polysaccharides, proteins, fats. So we have both the types of components. So chemical analysis is used to understand the chemical composition of a cell. What is chemical analysis used for?
अंडरस्टैंडिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। केमिकल कंपोजिशन से हमें पता चलता है कि एक सेल में कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और कितने अमाउंट में होते हैं, राइट। हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो बाय केमिकल एनालिसिस। पर केमिकल एनालिसिस को सेपरेट, मतलब जब हमें दो फ्रैक्शंस मिल जाते हैं तो इन दोनों फ्रैक्शंस का एनालिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिटिकल एनालिसिस मतलब सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन, ऐसी मेजर हमें टेक्निक्स परफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके हमें पता चलता है कि कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, केमिकल एनालिसिस से आपने क्या किया, ये बना दिया, राइट। आपको फिल्ट्रेट मिल गया और रिटेंटेट मिल गया, पर फिल्ट्रेट में अंदर है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, एमिनो एसिड कौन सा है, ये है क्या, इसको देखने के लिए हम एक और टेक्निक अप्लाई करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जिसे कहा जाता है एनालिटिकल एनालिसिस। Analytical analysis is used for knowing the exact structure and the exact formula for that any particular component. So I am just mentioning over here analytical analysis for the molecular structure and formula of any chemical substance। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के एनालिसिस देखे। एलिमेंटल एनालिसिस जिसमें हम एलिमेंट्स पता कर पाते हैं, केमिकल एनालिसिस जिसमें हम फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में कौन से सब्सटेंस सोल्यूबल और कौन से इनसोल्यूबल है ये पता करते हैं, और एनालिटिकल एनालिसिस से हम उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, राइट, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्मूला, राइट। जब हम बोलते हैं ग्लूकोज तो हम कैसे बोलते हैं C6H12O6, तो ये उसका फॉर्मूला है, ये पता कैसे चलता है, बाय टेक्निक्स कॉल्ड एनालिटिकल एनालिसिस। So in the next lecture we will further talk about the biomolecules.